रासायनिक बल गति, केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक आखिर होती क्या है? रासायनिक रसायन स्वाभाविक रूप से परिवर्तन के संबंधित विज्ञान को, मतलब रिएक्शन में सांद्रता के परिवर्तन की दर और उसके समयानुसार उसकी सांद्रता कितनी परिवर्तन हो रही है, उसकी कोटि में कितने चेंज हो रहा है, और उसकी प्रवणता कितनी चेंज हो रही है। अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाने पर प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी परिवर्तित होगी, उसके कितने मोल परिवर्तन होंगे, ये हम केमिकल काइनेटिक में ही पढ़ेंगे। अन्य गुणों के विभिन्न पदार्थों के परिवर्तन होता है, ये अभी रसायन विज्ञान प्रयत्न करते हैं। रसायन विज्ञान में होने वाली संभावना जो उष्मागतिकी से निर्धारण होती है, डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। इसकी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा रिएक्शन उतनी ही अग्र अभिक्रिया होगी। ये उष्मागति का नियम कहलाता है। किस सीमा तक अभिक्रिया होगी, रासायनिक साम्य निर्धारित होगा, ये हम केमिकल काइनेटिक में पढ़ेंगे। अभिक्रिया का वेग अर्थात dx अपॉन dt समय अनुसार उसके सांद्रता में परिवर्तन की दर उसका वेग कहलाता है। वह किस अवस्था में, समय अवस्था में पहुंचेगी और उसका हाफ सांद्रता कब होगी, टी हाफ, ये हम केमिकल काइनेटिक में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण होने को समझने के लिए अभिक्रिया की संभाव्यता तथा सीमा के साथ साथ वेग और उसको निर्धारित करने वाले कारकों, उत्प्रेरक है, तापमान है, दापमान है। रासायनिक बल गति को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उदाहरण देखो, कौन से प्राचल निर्धारित करते हैं कि खाद्य पदार्थ कितना शीघ्र खराब होगा, दांत बढ़ने और शीघ्र जमने की कैसे अभिकल्प किया जाए, स्वचालित इंजन ईंधन के दहन की दर को कैसे नियंत्रित किया जाए, सभी प्रकार की शाखाओं और अभिक्रिया के वेग, क्रियाविधि तथा रासायनिक बलगति काइनेटिक को बलगतिकी के नाम से जाना जाता है। ग्रीक भाषा में काइनेसिस से हुई है। ग्रीक भाषा यूनान ग्रीस से, जो उष्मागतिकी केवल अभिक्रिया की संभाव्यता, जबकि रासायनिक बलगतिकी अभिक्रिया की गति बताती है। उष्मागति उदाहरण, उष्मागति आंकड़े दर्शाते हैं कि हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु वास्तव में परिवर्तन इसकी इतनी मंद होती है कि परिवर्तन बिल्कुल परिलक्षित। जमीन के अंदर हाईली प्रेशर राइज में जब मिट्टी में हाईली प्रेशर बनता है तब कोयले से कार्बन के कणों में अंतर परिवर्तन की वजह से हीरे बनते हैं। छोटे बड़े अधिकांश लोग समझते हैं कि हीरा सदैव ही हीरा रहता है, ये गलत है। रासायनिक बलगतिकी अध्ययन न केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने में मदद करती है, अपितु उन स्थितियों में भी वर्णन करती है जिनमें अभिक्रिया वेग में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। कुछ कारक जैसे सांद्रता, सांद्रता और दाब, कार्बन की सांद्रता, कार्बन का ताप, इंटरनल जो जमीन के अंदर ताप है वो लावा की वजह से और दाब की, हाईली प्रेशराइज चट्टानों के संगठित होने की दबाव की वजह से उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। कितना जल्दी होगा, कितना लेट होगा, ये उत्प्रेरक सपोर्ट करता है। स्थूल स्तर पर हमारी रुचि पदार्थों की कितनी प्रयुक्त अथवा निर्मित हुई है, उसके उपभोग अथवा निर्मित होने की दर मतलब समय अनुसार उसके परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। आणविक स्तर पर अभिक्रिया की संगठ्य, अणुओं की संगठ्य मतलब अभिक्रिया का वेग, कोल्यूशन, अणुओं के टकराने की क्षमता अथवा बॉन्ड बनाने की क्षमता वाले अणुओं के विन्यास और सरलता से विचार विमर्श किया जाता है। इसे रासायनिक काइनेटिक में पढ़ेंगे। हम औसत तत्कालीन वेग और प्रभावित कारकों का अध्ययन करेंगे। संगठनवाद के कुछ प्रभावित जानकारी से हम अपनी अभिक्रिया के वेग को समझेंगे। कुछ अभिक्रिया जैसे आयनिक अभिक्रिया का ध्रुवीय क्षमता अधिक होती है, काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। अभिक्रिया करने के संगठन होने के बाद स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, अर्थात ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, डेल्टा जी नेगेटिव है। उदाहरणार्थ सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड तथा जलीय विलयन को मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप अतिशीघ्र होता है। दूसरी ओर अभिक्रिया बहुत मंद होती है। वायु आर्द्रता की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना,
फेरस ऑक्साइड वायु में कैथोड एनोड की वजह से फेरस ऑक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन H2O बनता है। जो H2O का निकालन हो जाता है ब्राउन कलर का फेरस ऑक्साइड बनता है और आयरन की दक्षता कम होती है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो मध्यम वेग से होती है। इक्षु शर्करा प्रतिलोम और स्टार्च जल अपघटन। स्टार्च का जल अपघटन, स्टार्च कहाँ पाया जाता है? आलू स्टार्च का ही बना होता है। तथा उदाहरण से सोच सकते हैं स्वचालित वाहन की गति उसकी स्थिति परिवर्तन अर्थात निश्चित समय में दी गई बीच के संबंध को व्यक्त करती है। अभिक्रिया की गति और वेग को अभिक्रिया के उत्पादों को सांद्रता में परिवर्तन और सुस्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। या किसी अभिक्रिया की सांद्रता, ह्रास की दर अथवा किसी उत्पाद की वृद्धि की दर, मतलब कि समयानुसार एकांक समय में उसके कितना परिवर्तन हुआ। परिवर्तन सांद्रता में प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता में अंतर। रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट डेल्टा टी T2 अपॉन T2 माइनस T1 समय में परिवर्तन और इसकी सांद्रताओं में परिवर्तन। उन व्यंजकों के बड़ा कोष्ठक समूहांक ये रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट और ऋणात्मक चिन्ह कम हो रहा है, इस वजह से ऋणात्मक चिन्ह आता है। सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन। पी में वृद्धि होगी तब रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट जो सांद्रता में अधिकता आ रही है, तो सांद्रता में परिवर्तन, समय में परिवर्तन प्रदर्शित करता है कि सांद्रता बढ़ रही है। इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है सांद्रता कम होती जा रही है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है सांद्रता बढ़ रही है। ये प्लस वाले चिन्ह प्रवणता इसकी पॉजिटिव आएगी, इसकी प्रवणता नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता घटती जा रही है और ये कभी भी पूर्णतः रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट नहीं होगा, पूर्णतः परिवर्तन नहीं होगा। कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ वगैरह भी होती है और कुछ मात्रा में रिएक्टेंट बचता ही बचता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। यहाँ साम्य बन जाता है। ढाल पॉजिटिव इस दिशा में होती है, ढाल नेगेटिव इस दिशा में होती है। देखिए उदाहरण के तौर पर वेग क्या होता है? एकांक समय में परिवर्तन की दर, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो या बल के परिवर्तन की दर हो या फिर रसायनों के परिवर्तन की दर हो, एकांक समय में वो उसका वेग कहलाता है। और dx/dt इसकी प्रवणता कहलाती है। 600 सेकंड पर R मोल प्रति लीटर, इसकी प्रवणता ये है 150 सेकंड पर dx/dt 1.22, ये आंकड़ों से पता चल जाएगा। मोल प्रति लीटर पर सेकंड, अर्थात किसी अभिक्रिया में सांद्रता के उत्पादन की दर सांद्रता में वृद्धि की दर के समान होती है। हाइड्रोजन आयोडाइड H2 और I2 में कन्वर्ट होता है। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होती। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोटि का कार्य करती है। ये डिपेंड करता है, अभी आगे पढ़ेंगे इस बारे में। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 5 Br, इसका 1 सांद्रता कम हो रही है तो नेगेटिव 1/5 Br अपॉन डेल्टा टी, इसके सांद्रता में परिवर्तन दर अपॉन समय के परिवर्तन की दर। इसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1 के ऋणात्मक में BrO3 माइनस की सांद्रता में परिवर्तन की दर अपॉन समय में परिवर्तन की दर के बराबर होगी। और हाइड्रोजन आयन के इसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयन के -1/6 डेल H अपॉन डेल T के बराबर होगी और इसी अभिक्रिया में 1/3 डेल Br अपॉन डेल T के बराबर होगी। अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता पर निर्भर किसी दिए गए ताप पर अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों और उत्पादों के सांद्रता में निर्भर करता है। ठीक है, सांद्रता में पदों में निरूपण वेग नियम कहलाता है। ठीक है, वेग व्यंजन का वेग स्थिरांक, इसको हम फॉर्मूले में पुट करें तो वेग इक्वल टू ए की सांद्रता में परिवर्तन और उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कोटि कहते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कोटि बोलते हैं। ये डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है सांद्रता के। जब समानुपाती का निशान हटेगा तो स्थिरांक आएगा और इसके ये अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली ऋणात्मक चिन्ह अभिक्रिया की सांद्रता में ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है, मतलब घट रही है। समीकरण में अवकल वेग समीकरण कहते हैं के समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है, वेग स्थिरांक कहते हैं। और इसमें इसके वेग को व्यंजक होता है, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी संतुलित अभिक्रिया में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के समानुपाती होगा। इस अभिक्रिया में के वेग का निर्धारण कैसे होता है? किसी अभिक्रिया की सांद्रता को स्थिर रख के अभिक्रिया की सांद्रता को विस्तार करके या फिर दूसरे अभिक्रिया की सांद्रता को परिवर्तन करके, अर्थात दोनों अभिकारकों के सांद्रता में परिवर्तन करके, ठीक है। परिणाम 3.2 में दिए हुए हैं। ये किस तरह से डिसाइड होता है? -dr/dt अभिक्रिया, माना कि अभिक्रिया ये CH3CH3 प्लस Cl2 CCl4 क्लोरोफॉर्म बनेगा प्लस HCl वेग बनेगा। इसका वेग जो होगा वेग स्थिरांक CH3 की CCl3 की सांद्रता Cl2 की कोटि क्या होगी? हाफ, क्योंकि अभिक्रिया की संतुलित करने पर यहाँ पर कोटि हाफ आएगी। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो कई बार हम देखते हैं कि CH3CO C2H5H2O कन्वर्ट इनटू CH3COOH और C2H5OH, इसमें अभिक्रिया की कोटि 0 है। इस अभिक्रिया में सांद्रता के घातांकों के ऊपर से स्टोइकोमेट्रिक गुणांकों से भिन्न है, ठीक है। वेग के नियम के संतुलित अभिक्रिया को देखकर प्रायोगिक नहीं किया जा सकता है, इसे सैद्धांतिक रूप से नहीं प्रायोगिक रूप से ही फाइंड आउट किया जा सकता है। सही बात है। वेग समीकरण ये होते हैं, x और y इंगित करते हैं कि अभिक्रिया के वेग a और b की सांद्रता में परिवर्तन कैसे प्रभावित करते हैं। समीकरण 3.4 में घातांकों x प्लस y की अभिक्रिया कुल कोटि को व्यक्त करते हैं। x और y a और b की अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक को प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग तथा अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। ये सब जीरो भिन्न की वजह से हो रहा था। अभी लास्ट जो एग्जाम्पल पढ़ा है वो जीरो भिन्न की वजह से पढ़ा है। अभिक्रिया की कोटि 0 का अर्थ होता है कि अभिक्रिया का वेग और सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। 0 होने का अर्थ यह है कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोटि अगर 0 होगी तो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। एंड जो कुल कोटि है वह वैसे कोटि की ऋणात्मक भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन कुल कोटि पूर्णतः द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि या 1 कोटि या 0 कोटि इस तरह से ही आएगी। संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कैसे हो रही है इस चित्रण को प्रस्तुत नहीं करती है। इसे विरले ही अभिक्रिया एक पद का पूर्ण होने वाली अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यह प्राथमिक अभिक्रियाएं इस पद से में न हो बल्कि पदों के संपन्न होकर उत्पाद बनाती है। अभिक्रिया में जटिल अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। CO2 H2O के ऑक्सीकरण के माध्यम अल्कोहल एल्डिहाइड और अम्ल बनाते हैं। विपरीत अभिक्रियाएं पार्श्व अभिक्रियाएं फिनॉल तथा ये उदाहरण है। वेग स्थिरांक ये इसका वेग है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर n कोटि है तो k बराबर वेग अपॉन टू द पावर x और b टू द पावर y सांद्रता अपॉन लगा समय इंटू 1 अपॉन सांद्रता की होल पावर n कोटि की अभिक्रिया। इसका ऐसा मात्रक मोल प्रति लीटर एवं सेकंड है। अगर 0 कोटि की अभिक्रिया है तो मोल प्रति लीटर पर सेकंड इंटू 1 अपॉन n कोटि की n की जगह 0 मान रख देंगे तो मोल प्रति लीटर पर सेकंड 1 रख देंगे तो सेकंड इनवर्स इसे कैंसिल आउट हो जाएगा तब। एंड सेकंड कोटि की अभिक्रिया में जब कटेगा तो मोल प्रति लीटर पर सेकंड इनवर्स आएगा। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया का एक अन्य गुणधर्म जिसे आणविकता कहते हैं, मतलब आणविकता आयनों की संख्या। यह प्राथमिक अभिक्रिया में बाहर रहने वाले स्पीशीज परमाणु
आयन और अणु जो एक साथ संगठित अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करती है, उन अभिक्रियाओं को आणविकता कहते हैं। जैसे इसका 1 मोल द्विपरमाणिक है। ये दो परमाणु है जो दो नाइट्रोजन और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और द्विपरमाणिक ये 2 कोटि की है, 2 मोल HI, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और त्रिपरमाणिक में 2 मोल NO के और 1 मोल ऑक्सीजन के कन्वर्ट होकर 2 मोल NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये त्रिपरमाणु के मतलब कि 3 परमाणु रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उचित विन्यास के साथ 3 से अधिक परमाणुओं के संगठन के उपरांत अभिकृत होने की संभाव्यता अत्यंत कम होती है। त्रिपरमाणुक आणविकता की बहुत कम होती है और धीमी गति से बढ़ती है। वैसे ये अत्यंत संभाव्यता बहुत कम प्रोसेस होती है। उदाहरण के तौर इस अभिक्रिया में जटिल अभिक्रिया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में 3 से अधिक परमाणु की इस अभिक्रिया में 6, 7, 8, 9, 10 कोटि की अभिक्रिया अभिसारित हो रही है। वास्तव में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यह बताता है कि अभिक्रिया में अनेक पदों के संपन्न कौन सा पद कुल अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करेगा। इस प्रश्न का उत्तर अभिक्रिया की क्रियाविधि को ज्ञात करके दे सकते हैं। उदाहरण के लिए रिले दौड़ प्रतियोगिता में जीतने की संभावना समूह के सबसे मंद धावक पर निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार अभिक्रिया के कुल वेग अभिक्रिया के मंद पद द्वारा निर्धारित होता है। अभिक्रिया का कुल वेग एवरेज अभिक्रिया के सबसे मंद पद द्वारा निर्धारित होता है, जिसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। इस क्षारीय माध्यम में आयन से उत्प्रेरित आयोडाइड अपघट्य की अभिक्रिया को विचार करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्षारीय माध्यम में H2O + O2 में कन्वर्ट होता है, तो अभिक्रिया का वेग माइनस घट रहा है, तो -d हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सांद्रता में परिवर्तन की दर समय में इसका वेग स्थिरांक हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 कोटि यह अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन तो प्रथम कोटि की है। प्रमाण क्या है? अभिक्रिया के 2 पदों का संपन्न होने के संकेत देते हैं। ठीक है, 2 कोटि मंद पद है। H2O ये प्रथम पद है। इस दूसरी अभिक्रिया है, पर यह मंद अभिक्रिया है, तो इसी पर निर्भर करेगा। इसी के अनुसार हम वेग निकालेंगे। दोनों पद द्विआण्विक प्राथमिक अभिक्रिया है। ये IO यहाँ से फर्दर रिएक्शन करवा रहा है। स्पीशीज के मध्यवर्ती कहते हैं, ये मध्यवर्ती पद है। ठीक है, क्योंकि यह अभिक्रिया की निर्मित होती है, परंतु समग्र संतुलित समीकरण में परिलक्षित नहीं होती है। ठीक है, प्रथम पद में मंद होने के कारण वेग निर्धारण पद है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती पद बनने की अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं। मध्यवर्ती पद ही डिसाइड करेगा। अतः अभिक्रिया का वेग वर्णन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है। प्रायोगिक तरीके से ही निकाल सकते हैं कि सबसे मंद पद कौन सा है और उसका वेग कितना है। यह शून्य अभिक्रिया भिन्नात्मक भी हो सकती है, पर जो टोटल योग है वो पूर्णांक होगा, परंतु अभिक्रिया की आणविकता शून्य है, अपूर्णांक नहीं हो सकती। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक और जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है। कोटि जटिल दोनों पर लागू होती है, और जबकि अभिक्रिया का आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए हो परिभाषित है। जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता कोई अर्थ नहीं होता है। जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जटिल अभिक्रियाओं की कोटि सबसे मंद पद पर दी जाती है। इसे मंद पद की आणविकता तथा कोटि समान होती है। समाकलित वेग समीकरण सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण को अवकलन वेग समीकरण कहते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है। तत्कालीन वेग के निर्धारण सदैव आसान नहीं होता, क्योंकि इसका सांद्रता समय के मध्य खींचे गए वक्र T बिंदु के स्पर्श रेखा के ढाल द्वारा मापा जाता है।
वेग के समीकरण का कठिन हो जाता है क्योंकि अभिक्रिया की ज्ञात करना कठिन होता है। कठिनाई का निवारण करने के लिए समाकलित कठिनाई का समाकलित शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। वेग का मान होता है माइनस डी आर अपॉन डी टी के आर टू द पावर 0, मतलब कि 1 हो जाएगा, मतलब सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है जीरो कोटि की अभिक्रिया। इसको टी को इधर भेजेंगे। अब इसका समाकलन करेंगे, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस 1, इसका समाकलित होगा जो टी बराबर 0 पर सांद्रता आर नोट होगी, तो आर नोट अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है। आर नोट अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है जब 0 समय पर है, तो आर नोट इक्वल टू माइनस आर नोट का मान रखने पर माइनस के इंटू 0 प्लस 1, आर नोट इक्वल टू 1 का मान समीकरण 3.5 में रखने पर आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट माइनस आर इक्वल टू के टी, आर नोट माइनस आर इक्वल टू के टी, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का मान है। ये साम्य स्थिरांक को अपॉन बटे में जाएगा तो समय आ जाएगा, या फिर समय को अपॉन में भेजेंगे तो साम्य स्थिरांक का मान आ जाएगा। कुछ एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाओं में धातु सतहों पर होने वाली अभिक्रिया शून्य कोटि, धातु सतहों पर होने वाली अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है। कुछ उदाहरण, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया पर तप्त प्लेटिनम सतह का वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये सब अभिक्रिया के प्लेटिनम सतह के उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है, जो कि अभिक्रिया का वेग बढ़ाएगी। उच्च दाब और अभिक्रिया को अग्रसर करेगी। धातु की सतह गैस अणु के संतृप्त हो जाती है, इसलिए अभिक्रिया की उपस्थिति में और अधिक परिवर्तन धातु सतह के अमोनिया की मात्रा के परिवर्तन नहीं कर सकता। अभिक्रिया की सांद्रता निर्भर स्वतंत्र हो जाता है स्वर्ण सतह पर हाइड्रोजन आयोडाइड, उसमें वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है, ठीक है। अब है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, रिटर्न कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल आर, ये सांद्रता पर निर्भर करती है। डी आर अपॉन डी टी इंटीग्रेशन करेंगे, अब आर को इधर लाकर माइनस का सांद्रता घट रही है तो माइनस के स्थिरांक और समय अनुसार T1 अपॉन T2 और सांद्रता R1 से R2 में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं ln R इक्वल टू माइनस के टी प्लस टी बराबर 0 पर, नहीं सॉरी, ये आई का मान कांस्टेंट है, ये समाकलन स्थिरांक है। टी बराबर 0, आई का मान निकालने के लिए टी बराबर 0 आर बराबर आर नोट पर टी बराबर 0 पर आई का मान आ जाएगा, आई का मान ln आर नोट। इनपुट करने पर समीकरण में ln आर इक्वल टू माइनस के टी ln आर नोट, इसको इधर ट्रांसफर किया और इस नेगेटिव साइन को हटाया तो स्थिरांक आया 1 अपॉन टी ln आर नोट अपॉन आर, ये आर नोट है प्रारंभिक सांद्रता। प्रथम कोटि अभिक्रिया का ग्राफ बनाने के लिए y बराबर mx प्लस सी, यहाँ पर y क्या है ln r और x क्या है t, तो दाब प्रवणता माइनस के। समीकरण को हल करेंगे तो समीकरण को हम और अधिक हल करेंगे, r बराबर आर नोट ई टू द पावर माइनस के टी, यहाँ पर ln में e की पावर माइनस के टी में पहुँच जाएगा। और अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में y x को x इक्वल टू टी माने तब इसकी प्रवणता होगी k अपॉन 2.303। एथीन का हाइड्रोजन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। C2H4 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया से C2H6 बनाता है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। स्थायी नाभिकों के प्राथमिक नाभिकीय रेडियो एक्टिव क्षय प्रथम कोटि की बलगति के द्वारा ही होता है। 88 रेडोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यह प्रथम अभिक्रिया का उदाहरण है। N2O अवघट्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। हम गैस अथवा आइए हम गैसीय अवस्था में प्रतिनिधि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर विचार करते हैं। माना कि प्रारंभिक दाब P1
टी समय पर कुल दाब पी टी अभिक्रिया में चल रहा है। तो पी टी टोटल है, डाल्टन का सिद्धांत है। पी टी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी कहलाएगा। मन यदि टी समय पर ए के दाब एक्स एटम में कमी आती है, तो बी और सी एक्स एक्स होगा। तो प्रारंभ में पी वन 0 0 और पी माइनस एक्स। तो टी बराबर 0 समय पर प्रारंभिक दाब पी आई है। इनिशियल मतलब पी आई, पी टी पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर पी आई प्लस एक्स बराबर पी टी टी समय पर दाब माइनस इनिशियल दाब, मतलब टी समय पर टोटल दाब, टी समय पर टोटल दाब और तब x बराबर पी टी माइनस पी आई। यहाँ पी ए बराबर पी इनिशियल माइनस एक्स इक्वल टू इनिशियल माइनस पी टी माइनस इनिशियल इक्वल टू मान इनपुट x का मान इनपुट करने पर जो आएगा वो ट्वाइस ऑफ पी इनिशियल दाब माइनस टी समय पर दाब। प्रारंभिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में के टी इक्वल टू 2.303 log पी इनिशियल अपॉन पी ए समय पर दाब 2.303 अपॉन टी log पी आई इनिशियल माइनस अपॉन ट्वाइस ऑफ पी इनिशियल माइनस पी टी समय पर दाब। अभिक्रिया की अर्धायु कैसे निकालेंगे? आर नॉट का मान प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो या जीरो कोटि की अभिक्रिया हो, आर नॉट माइनस आर टी समय पर जो सांद्रता है उसको हाफ कर देंगे, आर नॉट बाई 2 कर देंगे, आर नॉट बाई 2। तो टी समय पर के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस 1/2 आर नॉट बाई 2, टी हाफ का वैल्यू आएगा आर नॉट अपॉन 2 के। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सॉरी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। के टी इक्वल टू आर नॉट अपॉन आर माइनस आर, सॉरी आर नॉट माइनस आर। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के टी इक्वल टू 2.303 log आर नॉट अपॉन आर। 2.303 की जगह अगर एल एन कर दें, एल एन आर नॉट अपॉन आर टी हाफ का मान आर नॉट अपॉन का मान आर नॉट बाई 2 कर देंगे, तब टी की वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन के। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मान है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का मान क्या था? अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु स्थिरांक होती है। यह अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं होती है, टी हाफ की वैल्यू। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु वेग स्थिरांक और स्थिरांक की गणना की जा सकती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में टी हाफ आर नॉट अपॉन 2 के, ये टी हाफ है आर नॉट अपॉन 2 के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के टी हाफ का मान आर नॉट पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के गणितीय विशेषता, ठीक है। आर रिटर्न कन्वर्टिंग प्रोडक्ट डी आर अपॉन डी टी ऊपर माइनस के और माइनस के आर, ये समता पर निर्भर करता है। और के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, और इसका के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट अपॉन आर, और इसका टी हाफ आर नॉट अपॉन 2 के, इसका हाफ 0.693 अपॉन के। मोल इसकी ऐसा यूनिट है मोल प्रति लीटर पर सेकंड, और इसकी सेकंड इनवर्स, मतलब सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। और कभी कभी परिस्थितियों में परिवर्तन के कोटि का परिवर्तन हो जाता है, प्रथम कोटि का अनुसरण करता है। और ये उदाहरण है इसका CH3, और गणना कर सकते हैं हम टी बराबर टी पर 0 मोल इसके बचते हैं, और इसके 9.9 मोल कन्वर्जन इससे अभिक्रिया करके 0.01 मोल CH3COOH बनेगा, C2H5OH बनेगा 0.01। तब इनका वेग K इक्वल टू वेग बराबर K इंटू ग्लूकोज। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, ताप को कैसे इनको इफेक्टिव करता है वेग को। बहुत सी अभिक्रियाएं ताप में वृद्धि के साथ त्वरित होती है। उदाहरणार्थ N2O2 के वियोजन में पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा के वियोजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 दिनों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 घंटे में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 घंटे में हो जाती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 दिनों में, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 मिनट में होती है।
आप भी जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक अम्ल के मिश्रण के पोटेशियम परमैंगनेट के विरंजन तुलना में उच्च ताप पर शीघ्रता से होती है। तापमान बढ़ाने का मतलब है उनके संगठन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, स्थितिक ऊर्जा घटेगी, काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी, वाइब्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब कुल मिला के तो उनके रिएक्शन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यह भी पाया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप से वेग स्थिरांक में लगभग दुगुनी वृद्धि होती है। अभिक्रिया के वेग के ताप पर निर्भरता की व्याख्या आरएनए समीकरण से फाइंड आउट कर सकते हैं। K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये क्या है? यहाँ एनर्जी है, आर और टी तापमान और स्थिरांक है, ए कांस्टेंट है, के वेग है, आवर्ती और ए आरएनएस आवर्ती गुणक है, कांस्टेंट है। पूर्वोत्तर के गुणक में किसी विशिष्ट अभिक्रिया में स्थिरांक होता है, आर गैस स्थिरांक है, पी बराबर एन आर टी वाला आर है ये, और ये सक्रियण ऊर्जा है। इस आरएनएस इक्वेशन में आखिरकार हो क्या रहा है? प्रारंभिक समय में H2 प्लस I2 है, इसमें एनर्जी दी जाती है, ये दी जाती है, इसको इस अवस्था तक लाया जाता है ऊर्जा देकर जहाँ से सक्रियण संकुल उसकी प्रवर्तन की प्रवृत्ति सबसे हाईएस्ट होती है। यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, काइनेटिक ऊर्जा घटती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, वो रिएक्शन करके ट्वाइस ऑफ HI में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इसकी ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी होगी। संगठन की प्रवृत्ति घटती, यहाँ पर सबसे कम होगी संगठन की प्रकृति। H2 प्लस I2 ट्वाइस ऑफ कन्वर्ट हो गया है। आरएनए के अनुसार अभिक्रिया तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन के एक अणु के संगठन के मध्यवर्ती के विभाजन होते हैं। यह मध्यवर्ती बहुत कम तक अस्तित्व में रहता है, टूटकर हाइड्रोजन आयोडाइन में कन्वर्ट हो जाता है। बस वही चीज़ है आयनिक इक्वेशन, वो एनर्जी देकर रिएक्शन करवाई जाती है, उसको इस अवस्था तक पहुंचाया जाता है एनर्जी देकर जहाँ से वो रिएक्शन कर सके। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अधिक संख्या में अणुओं के व्यवहार को प्रागुक्त करने के लिए पहचानने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया है। गतिज ऊर्जा का वितरण ई ऊर्जा से युक्त अणुओं के NE/NT एवं गतिज ऊर्जा के मध्य खींचकर गतिज ऊर्जा और अणुओं का अंश, अणुओं की संख्या, जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी अणुओं की संख्या पहले बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जो अक्रिय अणु है वो भी सक्रिय हो जाएंगे, जो पेंदे में बैठे हुए हैं पीपीटी बनी हुई है वो भी सक्रिय हो जाएंगे एनर्जी पाकर, ये पाकर फिर सभी अणु रिएक्शन करेंगे, तब अणुओं की संख्या घटती जाएगी। रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट अभिक्रिया करके घटते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे घटते जाएंगे। वक्र का शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश गतिज ऊर्जा के संगत होता है। ठीक है, समानुपाती है। गतिज ऊर्जा से कम, अधिक एवं अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम होती है, तब ताप बढ़ाया जाता है। बात वही है, ऊर्जा का मान और विस्थापन हो जाता है, इससे फैलाव दाहिनी ओर बढ़ता है, और क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा का अणुओं के अनुपात बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल समान रहता है, क्योंकि कुल संभाव्य का मान हर समय एक रहना चाहिए। ये की स्थिति में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र पर अंकित कर सकते हैं। इसी प्रकार y बराबर mx प्लस सी, एक्स क्या है 1/t, एक्स क्या है 1/t log के अनुपात में इसकी वक्र होगा माइनस ई अपॉन आर, इसका ढाल होगा y बराबर mx प्लस सी, सी क्या है log a जीरो, जब 1/t का मान 0 होगा तो आयनिक समीकरण 3.18। आयनिक समीकरण वृद्धि और सक्रियण ऊर्जा में कमी से स्थिरांक चरघनता की वृद्धि होती है, और ये अपॉन आर और सी का मान ln a है, और ये अपॉन आर टी log k माइनस ई अपॉन आर टी वन प्लस ln a और ये अपॉन आर टी टू। समीकरण 3.21 और 20 को घटाने पर दोनों की तुलना करने पर log k2 अपॉन k1 ये अपॉन 2.3 हो जाएगी।
2.303 ln को log में कन्वर्ट करेंगे तब 2.303 आएगा। और r T2 माइनस T1 अपॉन T1 उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का अभिक्रिया पर क्या क्या प्रभाव होता है। उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो स्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। उदाहरणार्थ MnO2 निम्न अभिक्रिया में उत्प्रेरक का वेग महत्वपूर्ण है। ट्वाइस ऑफ KClO3 को MnO2 डालने पर ट्वाइस ऑफ KCl और O2 में बदलेगा। जब मिलाया जाता है तो अभिक्रिया की दर को कम करता है और उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पदार्थ को तब निरोधक कहते हैं। उत्प्रेरक की क्रिया मध्यवर्ती संकुचन देखिए ऊर्जा वक्र में आकर हो क्या रहा है, अभिक्रिया के निर्देशांक और ऊर्जा। उत्प्रेरक जो सामान्यतः अभिक्रिया इस तरह से इस बात को फॉलो करेगी। अब अगर उत्प्रेरक मिलाया जाता है तो इतनी ऊर्जा नहीं पहुंचेगी, इसका अंतर उत्प्रेरक के बिना संकीर्ण ऊर्जा यहाँ से इस तरह से बनेगी। ये अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार ऊर्जा के अवरोधक में कमी आएगी और संपन्नता दर्शाया जाता है आर्यनिक समीकरण। अभिक्रिया का उत्प्रेरक लघु मात्रा में अभिकारकों की दीर्घ मात्रा में उत्प्रेरित कर सकती है। और गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी का बदलाव नहीं करता है, डेल्टा जी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अभिक्रिया का वेग हमेशा आगे ही रहेगा, घटता जाएगा, मतलब नेगेटिव होगा तो आगे बढ़ेगा। स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया में उत्प्रेरित करता है परंतु स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया में उत्प्रेरित नहीं करता है। पाया जाता है उत्प्रेरक अभिक्रिया साम्य स्थिरांक परिवर्तन नहीं करता है किंतु शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करेगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को हेल्प करेगा उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया में विस्तृत परिस्थितियों आर्यनिक समीकरण को विस्तृत रूप से लागू किया हुआ है। लेकिन संघट्यवाद होता क्या है, जब अणुओं की एक दूसरे से रिएक्शन करने की प्रवृत्ति संघट्य एक दूसरे से टकराने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो संघट्यवाद। ये मैक्स ट्राउजेट एंड विलियम ल्यूइस ने 1918 में प्रतिपादित किया। अभिक्रिया के आर्जिकी तथा क्रियाविधि के संदर्भ में प्रकाश डालता है। आर्जिकी और क्रियाविधि के संदर्भ में अधिक प्रकाश डालता है। यह गैस के गतिक परिकल्पना तथा आधारित इस सिद्धांत के अभिकारकों अणुओं के कठोर गोले माने जाते हैं जो संघट्यवाद को फॉलो करें। अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघट्यवाद की प्रवृत्ति जेड कहते हैं। जेड इसका वेग होता है वेग बराबर जेड AB e⁻e/RT, जहाँ AB अभिक्रिया A और B के संघट्य की आवृत्ति है तथा e⁻e/RT R है स्थिरांक और टेम्परेचर E ऊर्जा और के बराबर अथवा इससे अधिक ऊर्जा के अणुओं के अंश को प्रदर्शित करते हैं। तुलनात्मक में आर्यनिक समीकरण से हम कह सकते हैं कि यह संघट्यवाद आवृत्ति से संबंधित है। समीकरण 3.23 ने अभिक्रिया के सटीक प्रगुणित करता है कि परमाणु सम्मिलित होते हैं। जटिल अणुओं के महत्वपूर्ण परिलक्ष्य इस संघटनों की उत्पाद की विरचन नहीं होती है और गतिज ऊर्जा तथा उनके अभिविन्यास के प्रोपोर्शनल होती है। प्रभावित संघट्यवाद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मिथाइल ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड एल्कोहल मतलब OH CH3OH मिथाइल एल्कोहल और Br में कन्वर्ट होगा। अणुओं का उपयोग दो तरीके से बनेगा। ये इसमें कोई उत्पाद नहीं बनेगा। ये SN2 अभिक्रिया को फॉलो करेगा जो पहले जुड़ेगा और SN2 अभिक्रिया में और SN1 अभिक्रिया में पहले कैटायन बनता है SN1 में और SN2 में पहले बाइंड होता है, फिर धीरे धीरे बहुत डेल्टा आवेश बनाता है। प्रभावित संघट्यवाद में P जैसे प्राथमिकता अथवा त्रिम कारक कहते हैं प्रभावित करते हैं। यह समाहित संघट्यवाद में उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए, यानी वेग बराबर P Z AB e⁻e/RT। अतः संघट्यवाद में संकीर्ण ऊर्जा उपयुक्त अभिविन्यास के साथ संघट्यवाद के निर्धारित वेग पर निर्धारित करते हैं। जैसे अणुओं के गोले माने जाते हैं, कठोर गोले माने जाते हैं। पहलू को नकारा गया
इसी संरचना को नकारा गया और सिद्धांतों के विषय में अभी अध्ययन कक्षाओं में करेंगे।